हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 जुलाई, है ना। आज का न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? बजट। ठीक है, तो हम लोग बजट को देखेंगे। और बजट को लेकर डरना नहीं है कि कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है, बहुत लोग नए व्यूअर होंगे या नए कंपटीटर होंगे, ठीक है, तो उनको बजट समझ में नहीं आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है बजट को। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और जो जो पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे ना, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपको जो पढ़ना है आपका स्वतंत्र है, लेकिन जो हाईलाइट कर देंगे ना उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से देखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, चलिए। और मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये देखिए ये आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था और मैचिंग करने के लिए पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो मैचिंग करने के लिए तो थर्ड जो शेड्यूल है ना, किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड शेड्यूल जो है शपथ वाला, ये देखिए फोर्थ वाला होता है, उससे जुड़ा हुआ है। फिर जो फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा में सीट को बंटवारा को लेकर, ठीक है, तो राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन को लेकर, ये वाला है ना। फिर एट शेड्यूल तो पता ही ना, भाषा से जुड़ा हुआ। मैं कई बार आर्टिकल में जिक्र करता हूँ और वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है। ये सब सबूत के तौर पे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और सातवीं अनुसूची जो है ना, ये संसद और राज्य विधानमंडल, मतलब जो हमारे संसद होता है और विधानसभा होता है, किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएंगे उसके बारे में ये जिक्र है। ये चारों क्वेश्चन, मतलब चारों जो है फैक्ट के बारे में हम लोग पेपर में अक्सर डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो पेपर हम यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है वो आपके काम का ही हो। और ये पीडीएफ जो है ना, ये आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लिंक कहाँ रहता है? हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहता है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, फटाफट आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, ये देखिए बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार और रोजगार के लिए यहाँ पे आवंटन किया गया है। देखिए 75,000 करोड़ रुपया जो है ना आवंटन किया गया है लगभग दो राज्य के लिए। एक तो बिहार हो गया अपना, और दूसरा कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, बिहार तो डिमांड कर रहा था कि हमको स्पेशल स्टेटस मिल जाए, लेकिन जो क्राइटेरिया होता है ना वो फुलफिल नहीं किया जा सका। और आंध्र प्रदेश जो है ना, पता ही है आपको, तो वहाँ का जो कैपिटल है अमरावती, उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी केंद्र सरकार ने यहाँ पे जो है फंड जारी किया है 15,000 के आसपास, 15,000 करोड़ के आसपास, है ना। और 60,000 करोड़ किसको? अपना बिहार को। तो देखिए बिहार अभी आपको पता ना आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो बिहार जो है ना बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, तो केंद्र सरकार इसको इग्नोर कैसे करेगी? ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 करोड़ जो है ना यहाँ पे फंड आवंटित किया गया है। लेकिन जो विपक्ष में है, जैसे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो है ना सरकार बचाओ बजट है, ये झुनझुना बजट है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट बजट है। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए फैक्ट याद करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन पूछता है आपका यहाँ से, अगले 5 सालों में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। देखिए, जब भी रोजगार से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो सरकार क्या प्रयास करती है, तो आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हो कि सरकार जो है ना 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी रोजगार के लिए। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा देख लीजिए, ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में 2.66 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। ये हो गया। बुनियादी ढांचा के विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपया जो यहाँ पे आवंटन किया गया। यहाँ पर लिख देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना, तो 11.11 लाख करोड़। ठीक है, एल मतलब लाख, सी मतलब करोड़, याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर आपको बता दें यहाँ पे जो रूरल एरिया है, रूरल डेवलपमेंट है, उसके लिए कितना कर रहा है सरकार, तो इस बार जो है 2.66 लाख करोड़। दो फैक्ट हो गया। तीसरा देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए कितना खर्च करेगी, 2 लाख करोड़, है ना। 3 फैक्ट हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, किसको? स्टार्टअप को प्रमोट के लिए जो एंजल टैक्स होता है ना, एंजल टैक्स, उसको जो है क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। पूछेगा कि एंजल टैक्स से आप क्या क्या समझते हैं, तो एंजल टैक्स क्या होता है, जो स्टार्टअप कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, अपने कंपनी को रन करने के लिए बाहर से फंड अलॉट करती है, मतलब जमा करती है। ठीक है, उधार उधार के माध्यम से, इन्वेस्ट के माध्यम से। तो जितना भी कलेक्ट की ना, उस पर जो टैक्स देना पड़ता है सरकार को, तो सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया कि नहीं, क्योंकि हमारे देश को जो है ना अब इंडस्ट्री की ओर मूव हो रहा है, कैपिटलिस्ट की ओर मूव हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ध्यान में रखते हुए एंजल टैक्स को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ये था इंट्रोडक्शन, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, स्टार्टअप को, जो स्टार्टअप था नवोद्यम को स्टार्टअप बोलते हैं, उसमें एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। एंजल टैक्स क्या होता है, सरकार जो है ना जो स्टार्टअप जो अपना इनकम करने के लिए जो अपना फंड को जमा करती है। देखिए, एंजल कर का मतलब वह कर होता है जो सरकार गैर सूचीबद्ध कंपनी या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि, जो स्टार्टअप होता है, देखिए स्टार्टअप वो अपने रन करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए फंड को जुटाती है, फंड जमा करती है, फंड जुटाती है मार्केट से,
उस पे जो है ना सरकार टैक्स लगाती थी। अब इस टैक्स को खत्म कर दिया गया है, इसी को एंजल टैक्स कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। पूछेगा फुल फॉर्म, याद रखिएगा, क्योंकि चैट जीपीटी का पूछ लिया था। चैट जीपीटी का बीपीएससी ने पिछला बार क्वेश्चन पूछा है, जीपीटी का फुल फॉर्म बताइए, लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म भी जो न्यूज में आता है उसको ध्यान रखिएगा, टीडीएस। चलिए, अभी तमिलनाडु में संयंत्र के पास घूम रहे थे 6 रूसी। तमिलनाडु में आप देखिएगा ना, तो 6 टूरिस्ट लोग, मतलब रसिया के लोग, रूस के लोग वहां पे घूम रहे थे। कहाँ पे? जो कुडन कुलम परियोजना है। क्वेश्चन पूछता है कि कुडन कुलम जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, एटॉमिक जो प्रोजेक्ट है, किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। पहला फैक्ट ये हो गया। तो कुडनकुलम जो है ना, ये रसिया के सहयोग से भी बन रहा है, याद रखिए, रूस के सहयोग से। तो ये न्यूज में आ गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तभी हुआ क्या था कि रूस के जो 6-7 लोग जो वहां पर घूमने आए थे, वो लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो वहां के जो पुलिस को शक हुआ, तो इनको अरेस्ट किया गया, पूछताछ किया जा रहा है, बस यही मामला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ गया, कुडनकुलम परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु में। फिर देख लीजिए, ग्रेनो में 1000 से अधिक पेड़ों का अवैध, अभी पेड़ों का अवैध कटाई हो रहा है, तो इस मामले में जो ना एनजीटी न्यूज में आ गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, चैट जीपीटी का पूछा है तो इसका भी पूछ सकता है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिख रहा है ना, इसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी बोलते हैं। 2010 में बना था ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और ये इसका प्रावधान क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है? बिल्कुल नहीं, तो एक्ट के माध्यम से बनाया गया, याद रखिएगा। इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है? श्रीवास्तव। क्या नाम है? पी श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखिएगा, पी श्रीवास्तव। ये 3 फैक्ट था, क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने आपको बता दिया। और ये जो है ना, पर्यावरण से जुड़ा हुआ जितना भी मामला होता है ना, उस पर स्वतः संज्ञान लेता है, ये याद रखिए, एनजीटी। अभी खबरों में रहा त्रिपुट, पूछेगा कि खबरों में रहा, ये चर्चा में रहा त्रिपुट क्या है? त्रिपुट तो आपको बता दें, ये युद्धपोत है। क्या है? युद्धपोत है ना, याद रखिएगा, बस इतना। और P11356 क्या है? ये भी युद्धपोत है, युद्धपोत है, यही त्रिपुट है। अभी जलावतरण हुआ था, कहाँ पे? गोवा में, उसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब टॉपिक दे दिया है। देखिए, जनगणना इस बार होने की संभावना नहीं है, जनगणना से बहुत क्वेश्चन पूछता है, सेंसस से, याद रखिएगा। तो अभी हाल में हुआ था 2011 वाला, याद रखिएगा। सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक में, तो ये हुआ था 1881 में। आप देख रहे हैं ना कि 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो ये ऐसा जो प्रथा को शुरू कब हुआ था? 1881 में। लेकिन पूछेगा कि पहला बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के समय ये हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय ये जो परमानेंट किया गया था कि 10 साल के बाद हम सेंसस करेंगे। क्लियर है? ये फैक्ट याद रखिएगा। ये सेंसस जो है ना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, ये भी याद रखिएगा। और ये हो गया। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाँ, वर्तमान में जो है पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ है हमारा आबादी, वर्तमान अगर बात करें। लेकिन 2011 के अनुसार अगर पूछेगा तो 1.21 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 121 करोड़ के आसपास हमारा पॉपुलेशन है। और इस पर फंड कितना दिया गया है जनगणना के लिए? तो जनगणना के लिए इस पर फंड जो अलॉट किया गया ना, ये किया गया आपका, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था, मैंने हाईलाइट किया हुआ, देखिए, हाँ, सेंसस के लिए कितना बजट किया गया? 1309 करोड़। ये फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस बार सेंसस के लिए कितना बजट अलॉट किया गया है। और एनपीआर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, उसके लिए 3941 करोड़। एनपीआर का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा गया है चैट जीपीटी का, तो पूछने की पूरी संभावना है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी याद रखिएगा, ये भी ना एक एग्जाम हुआ था, वन डे 2-3 महीना पहले, उसमें पूछ लिया गया था। फुल फॉर्म जो है न्यूज में रहता है, पूछ लेगा। देखिए, तकनीक की तबाही की बढ़ती आशंका। आप जो तकनीक का यूज कर रहे हैं ना, जैसे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, कितना काम आसान बना दिया हम लोग को। अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है ना। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आज हम शायद रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होते, या आप नहीं देख पा रहे थे। यूट्यूब हो गया, ये सब जितना सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म है, जो आनंद आप उठा रहे हैं, एक सेकेंड में आप जो पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो, ये सब क्या है? तकनीक का ही तो माध्यम है। आप एक बटन से आप अपने फैन को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, है ना। स्मार्ट घर, स्मार्ट टीवी, ठीक है, स्मार्ट कार, सब बनाए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं। भलो आप हजारों किलोमीटर दूर रह रहे हो, लेकिन आप एक के बटन से आप क्या हो गए, एक दूसरे में आपस में कनेक्ट हो जाओगे। ये सब क्या तकनीक का ही तो है। कपड़ा धोने के लिए लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, भले हाथ से धो रहे थे, मिक्सर, ये सब क्या है? सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो हमारे तकनीक ने हमारे जीवन को क्या कर दिया? आसान बना दिया है। क्वेश्चन मेंस में पूछता है ये सब, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंजेस हो गया। अभी आपने देखा ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक एप्लीकेशन था, उसको अपडेट करने के चक्कर में जो है ना,
वहाँ पे शट डाउन हो गया था, मतलब जो है ना कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये एक नीला रंग का हो गया था। इसको बोलते हैं BDOS। क्या बोलते हैं? ब्लू डेट ऑफ स्क्रीन। याद रखिएगा BDOS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, BDOS। या बोलेगा कि खबरों में रहा BDOS का क्या मतलब है, तो ब्लू डेट जो है ना, ब्लू डेट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू डेट ऑफ स्क्रीन। तो ये जो मसला देखने को मिला कि एक छोटा सा एप्लीकेशन को अपडेट करने के चक्कर में पूरा का पूरा सिस्टम जो ना हैक हो गया, बंद हो गया, है ना। तो इससे जो है आपका स्टॉक मार्केट में, मेडिकल में, ठीक है, टूरिज्म में, हवाई क्षेत्र में बहुत सारी जगह जो है काम करना बंद कर दिया। ये तो एक इमरजेंसी का जो है संकेत दे दिया, ठीक है। इसी को डिजिटल सुनामी कहते हैं, ठीक है। डिजिटल सुनामी इसी संदर्भ में यूज किया जाता है। तो वीडियोस के बारे में आपने देख लिया, और अभी माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडो अपडेट के कारण जो घटना देखने को मिला अभी न्यूज़ में, वो भी याद हो गया आपको। फिर देख लीजिए यहाँ पे क्लाउड स्ट्राइक जो है ना, फाल्कन, ये क्या है? तो यही ऐप को इंस्टॉल करने के चक्कर में, अपडेट करने के चक्कर में जो यहाँ पे शटडाउन देखने को मिला था। क्लियर है? और ये अमेरिका की कंपनी है। ऐसे में अगर नौबत आ जाती है तत्कालीन जो है तत्कालिक के शटडाउन का, पता चल गया अचानक सब कुछ बंद हो गया, तो ऐसे में हमारा व्यवस्था तो सब गड़बड़ा जाएगा ना, ठीक है। तो लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हैकिंग का, साइबर हमले का, और क्या क्या हमले का बना हुआ है। केबल कटने का डर है, बिजली चल जाएगा तो फिर हमारा सर्वर ठप हो जाएगा ना, ये सब चैलेंजेज है। वायरस का हमला होने का, फिर दुश्मन देश की तरफ से साइबर हमला हो सकता है। तो चैलेंजेस में आप लिखोगे केबल कट, ठीक है, केबल कट गया, फिर बिजली जो है आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, ठीक। थर्ड में आप देखोगे यहाँ पे जो दुश्मन देश हैं, जो एनिमी कंट्री है, उसकी तरफ से साइबर हमला हुआ। फिर यहाँ पे सैटेलाइट सौर जो पैनल होता है, सौर ऊर्जा होता है ना, सौर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सौर तूफान, ठीक है, सौर तूफान के माध्यम से हमारा सैटेलाइट जो है डिस्टर्ब हो सकता है। ये सब जो है चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको सॉल्यूशन के लिए एंटीवायरस हो गया, प्रबंधन हो गया, ठीक है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इन तमाम के प्रयासों से हम इन तमाम चुनौतियों से निपट सकते हैं। लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो रहेगा ही। अभी का स्थिति क्या हो गया ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक टापू की तरह बन गया। टापू में क्या होता है? टापू का मतलब क्या होता है कि टापू जो है उसके सामने चैलेंजेस क्या है कि सी लेवल जब बढ़ेगा ना, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो टापू डूब जाएगा। उसी प्रकार तकनीक जो है ना हमारा जो है टापू की तरह हो गया। यहाँ पे साइबर हमला, ठीक है, शट डाउन, टेबल कटिंग, है ना, तो टेबल कट जाता है, मतलब टेबल नहीं, केबल कट जाएगा, तो हमारा जो है सप्लाई कैसे हो पाएगा? इन तमाम चुनौतियों के कारण जो है देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो, और ऐसा मामला ये पहली बार नहीं है, 2010 में भी ऐसा मामला देखा गया था। तो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़िएगा, मैं पीडीएफ को सेंड कर दूंगा, है ना। फिर देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट जो अलॉट हुआ है ना, वो कहाँ हुआ है? रक्षा मंत्रालय को। कितना? रक्षा मंत्रालय को हुआ है 6,21,940 करोड़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भी लिख लीजिए। कुल बजट का लगभग 12.9% किसको अलॉट हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। साथ में ये देख लीजिए, और BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1960 में ये बना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। BRO के बारे में 1960 में बना है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। इसका काम क्या होता है, जो हमारा देश है ना, उसका जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके आसपास जो डेवलपमेंट का कार्य करना BRO का ही काम है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और 65,000 करोड़ का अलॉट किया गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सरकार ने, जो गवर्नमेंट है, जो विपक्ष में जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि जो सरकार का बजट है ना, कुर्सी बचाओ जो है बजट है वो, ठीक है। साथ में यहाँ पर बात करेंगे तो केंद्रीय बजट में जो है ना कॉपी पेस्ट किया गया है। हमने जो स्कीम लाया था उसका कॉपी पेस्ट किया गया, ऐसा जो है विपक्ष का आरोप है। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना लाया गया है। इसमें जो हुआ ना, युवाओं को 5,000 तक का मासिक भत्ता मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? मासिक भत्ता मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना याद रखिएगा, 5,000 रुपये का मंथली जो क्या मिलेगा? अलाउंस मिलेगा। फिर देख लिए चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, नीतीश कुमार बिहार के, इन्होंने आभार जताया है। और बिहार में डेवलपमेंट के लिए देखिए सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने बिहार की सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, फिर विद्युत परियोजना को बढ़ावा देने के लिए, हवाई अड्डों के विकास के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, खेलकूद की संरचना का विकास के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही पर्यटन स्थल को विकास करने के लिए भी यहाँ पे सहायता दिया गया है। साथ ही बता दें, जो बाढ़ का समस्या आ रहा है ना बिहार में, उससे निपटने के लिए नदी जोड़ो योजना और सिंचाई परियोजना पे जो है काम करने के लिए आर्थिक सहायता दिया गया। तो ये याद रख लीजिए ये आर्टिकल।
बीपीएससी का मेंस में आपको बहुत ये जो हेल्प करेगा ये वाला आर्टिकल। फिर देख लीजिए यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, याद रखिएगा। इसके तहत गरीब और मध्यम वर्गों के लिए 1 करोड़, नहीं माफ कीजिएगा 3 करोड़ आवास का निर्माण किया जा रहा है। इस फैक्ट को याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। साथ ही आपको बता दें पीएम स्वनिधि योजना क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम स्वनिधि योजना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछेगा। पीएम स्वनिधि योजना जो है ना, स्वनिधि योजना, जो रेहड़ी पटरी पर जो दुकानदार होते हैं ना, उनके लिए ये योजना है और यहाँ पे आर्थिक सहायता दिया जाता है। 2 फैक्ट हो गया। और साथ ही ना स्ट्रीट फूड हब बनाने का सरकार का योजना चल रहा है, स्ट्रीट फूड हब, क्योंकि भारत में ना जो खाना को लेकर जो है ना बहुत विविधता है। स्ट्रीट फूड हब कैसे बने उस पर काम होगा। देखिए कृषि क्षेत्र में आपको पता ना, किसान जो है यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कल का आर्टिकल में देखे थे, आत्महत्या सबसे अधिक कहाँ होता है किसानों का? महाराष्ट्र। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा देख लीजिए, तो कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो सरकार ने किसानों तक पहुंच आसानी करने के लिए क्या क्या हुआ, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज, उसके अनुकूल बीज का यहाँ पे क्या किया जाएगा? सहिष्णु फसलों का उत्पादन किया जाएगा। पहला फैक्ट हो गया। किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। 2 फैक्ट हो गया। साथ ही बता दें किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इनको जो है फंड अलॉट किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये हो गया। और कुछ खास बात यहाँ पे, हाँ, तो टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे आरडी पे खर्च किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च किया जाएगा। और यहाँ पे विपणन के लिए, ब्रांडिंग के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। 400 जिलों में डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, डिजिटल डीपीआई के तहत क्या होगा? खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा, फसल सर्वेक्षण, ये हो गया। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है इस आर्टिकल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिला विकास के लिए क्या है? तो महिला विकास योजनाओं के लिए जो देखिए, जो विवाहित महिला नहीं है, उनका शादी वगैरह नहीं हुआ, तो छात्रा ही होगी एक तरफ से, मान लीजिए जॉब करती है, तो उनके लिए छात्रावास का सुविधा दिया जाएगा। और जो विवाहित हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्रेच का सुविधा दिया जाएगा। तो ऐसा जो है प्रावधान किया गया महिलाओं को सशक्त करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कामकाजी माताओं की सहायता के लिए क्रेच का स्थापना किया जाएगा। और जो महिलाएं हैं, जो देश में छात्रावास के लिए, जो सीतारमन ने कहा है कि आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और बजट में कार्यबल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है ना, जो कामकाजी जो महिला है उनके लिए छात्रावास का सुविधा दिया जाएगा। देखिए फिर आइए गृह मंत्रालय से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहले तो अलॉट कितना हुआ? 2.9 लाख करोड़ का अलॉट हुआ है। डेटा याद रखिएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ सारे किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? सीआरपीएफ आ गया, बीएसएफ आ गया, है ना। सारा पूछता है बीएसएफ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष यूटी जो कब बना? 2019 में बना। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ किसके अंतर्गत आता है? ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो हो गया। फिर देख लीजिए आईबी किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और एसपीजी जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा दिया जाता है, एसपीजी, वो भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास योजना, राज्य सरकारों को अनुदान की सहायता, ये भी किसके तहत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन जेपीसी का जो मेंस हुआ था ना, उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा था इसको। अब देखिए पीएम सूर्य घर योजना न्यूज में आ गया है। और ये योजना जो है ना, जो घरों को मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, मुफ्त बिजली दिया जाएगा। याद रखिएगा पीएम सूर्य घर योजना इंपॉर्टेंट है। और 1 करोड़ घरों के प्रतिमाह 300 यूनिट का मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछेगा कि पीएम सूर्य घर योजना किस योजना से जुड़ा हुआ है या किसको लाभ मिलेगा? पूछेगा एनपीएस वात्सल्य क्या है? ये बच्चों को जो है ना पेंशन से जुड़ेगा, बच्चों के लिए। तो ये बच्चों का जो है क्या है, बीमा करेगा, ठीक है, पेंशन सुविधा देगा बच्चों के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे जो बजट है, इस बार का बजट हमारा कितना है? 48,20,512 करोड़ का क्या हमारा? 48,20,512 करोड़ का क्या है? बजट है हमारा। और कैपिटल जो है पूंजी, इसको बोलते हैं ना कैपिटल गेन, कितना है हमारा? 16,91,312 है। और रेवेन्यू जो है हमारा, इनकम रेवेन्यू जो प्राप्ति कितना है? 31,29,200। ये फैक्ट याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितना हमारा? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? तो मान लीजिए केंद्र का इनकम 100 रुपया है और खर्च हो रहा है 125 रुपया, तो 25 रुपये उधार लेना पड़ेगा ना सरकार को कहीं से भी। तो इसी आंकड़ा को दिखाता है हमारा राजकोषीय घाटा। तो कितना का है इस बार का अनुमान? 16,13,000
312, ये फैक्ट याद रखेंगे आप, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए सबसे ज़्यादा रुपया जो कहाँ से आया, सरकार को जो इनकम होता है कहाँ से आ रहा है, तो उधार और देनदारी में 27% है, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, आयकर से 19%। तीन को याद रखिएगा, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है, तीन से पूछता है, 1 2 3। फिर खर्च कहाँ करते हैं, तो सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वहाँ पे करते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, ये देखिए 19% कहाँ है। सबसे ज़्यादा हम जो खर्च करते हैं ना ब्याज भुगतान में, वाला फैक्ट। दूसरा क्या है, 16 नंबर का कौन सा है, हरा रंग का ना, तो सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वहाँ पे खर्च करते हैं। सेकेंड में हमारा क्या होता है, ब्याज भुगतान में। थर्ड में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे हो रहा है, बस ये दो को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देख लीजिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत लोग जो है यहाँ पे विपक्ष बोल रहे हैं कि खाली बिहार और आंध्र प्रदेश को आपने दिया है, भेदभाव किया है और बाकी राज्यों को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। तो पूर्वोदय योजना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना क्या है, जो हमारा भारत है ना, हमारा जो भारत है तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है उसके डेवलपमेंट के लिए इसमें हमारा बिहार भी आ रहा है, झारखंड भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला के डेवलपमेंट करने के लिए पूर्वोदय योजना लाया गया है, याद रखिएगा। तो बहुत लोग विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को आप कुछ नहीं दिए, तो इन्होंने कहा कि पूर्वोदय योजना जो फंड शामिल है ना, बजट जो शामिल है ना, उसमें वेस्ट बंगाल भी आता है। तो अगर उसका नाम अगर जिक्र नहीं करते हम अपने बजट में, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फंड नहीं दिया गया। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी आता है आपका, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिए, ये इस बार बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला। देखिए फिलिस्तानी में जो आपको पता ना, फिलिस्तानी और हम और इजराइल के बीच में जो हमला चल रहा है, तो फिलिस्तानी में जो ग्रुप हैं जो आपस में बटे हुए थे, वो लोग अब क्या करें, एकजुटता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। और इसके लिए मध्यस्थता कौन किया, चीन किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो खेलो इंडिया पर निर्मला का मेहरबानी, कुल मिलाकर आपको बता दें, स्पोर्ट्स में भी भारत जो है ना, जो क्या बनना चाहता है 1947 तक फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बनना चाहता है, और ये स्पोर्ट्स हब बनना चाहता है। तो याद रखिएगा खेल मंत्रालय को कितना धन आवंटन किया गया है, 3,442 करोड़ का धन आवंटन किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए खेलो इंडिया युवा खेलो, ये स्कीम कब शुरू किया गया था, 2018 में। फिर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कब शुरू किया गया था, 2020 में। और देख लीजिए टॉप्स क्या है, तो इसका टारगेट ओलंपिक पोड योजना। इसमें जो बेहतर खिलाड़ी होते हैं ना, अगर वो स्कीम के तहत आ गए तो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुविधा मिलता है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके ओलंपिक में। फिर नाडा और एनडीटीएल क्या होता है, ये जो है डोपिंग करती है, डोपिंग का जांच करती है, ठीक है, नाडा और एनडीटीएल। तो ये तमाम फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद कुछ खास है, हाँ ये देखिए यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बार बार बोला था ना कि जब हम पढ़ाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैकमोहन लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकमोहन लाइन जो है ना, किन किन जो है देशों के बीच में सीमा साझा करता है, तो चाइना और अपना भारत, लेकिन भारत में नहीं अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, कितना नज़दीक ऑप्शन दिया गया है कन्फ्यूज करने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो सीमा साझा करने के लिए मैकमोहन लाइन है, याद रखिएगा। और ये मैकमोहन लाइन को भारत मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता है। एक और भी न्यूज़ में चल रहा है कि मैकमोहन लाइन को अभी किसने रिकॉग्नाइज किया है, तो यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ ये मैकमोहन लाइन ही जो है चाइना और भारत के बीच में बाउंड्री का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा खुद से पॉज करके। ये लास्ट में आप कोटेशन देख सकते हैं, एक अच्छा यात्री को तय योजना नहीं होती है। जो अच्छे यात्री होते हैं ना, उनका कोई तय योजना नहीं होता और वो कहीं भी पहुंचने के लिए हड़बड़ी में नहीं रहते। लाओ त्सो का है, आप इस कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर मेंस राइटिंग में, ठीक है। और ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।